मैंने बहुत बड़ी टीम बनाई और टीम बनाने का असर हुआ कि बहुत बड़ा व्यवसाय मेरा खड़ा हो गया। स्वास्थ्य मित्र ऐसा कोर्स अमूल्य अकादमी के थ्रू लेकर आए हैं कि हर बार जो कमाता हूँ उसका करीब 20% हिस्सा मैं पत्नी को देता हूँ। परिवार खुश, मैं खुश और मेरा सिस्टम खुश। हवाई चप्पल वाले हम थे, हमने हवाई यात्रा की। आज मैं 15वें बार हवाई यात्रा करके चंडीगढ़ पहुंचा हूँ सर। जय हिंद साथियों, अमूल्यवाणी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिस्टर राधेश्याम केसरी जी से। उनकी आज एक बहुत बड़ी टीम है। आज हमें मौका मिला है उनसे बातचीत करने का और मैं उम्मीद करता हूं कि उनसे आज हम बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस एपिसोड को पूरा देखिएगा। राधेश्याम केसरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। उम्मीद करता हूं कि आज आप दिल से सारी बातें रखेंगे ताकि हमारे दर्शक उस अनुभव का लाभ उठा सकें। जितना मैं सर के बारे में जानता हूं वो पिछले 10 साल से भी अधिक समय से अमूल्य के साथ है। सर, मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार गाजीपुर गया था, उस मीटिंग में पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी और आपने एक बड़ी शानदार कविता मुझे लिख कर दी थी और आज भी वो मेरी फाइलों में कविता मैंने रखी हुई है। राधेश्याम केसरी जी एक अच्छे लेखक हैं। इन्होंने कई मैगजीन, कई पत्रिकाओं के लिए लिखा है। प्रोफेशन से सर एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं जो बहुत लंबे समय से मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और हज़ारों लोगों का इलाज कर चुके हैं। सर, आज फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आज कई प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं सर। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि सर, आप एक अच्छे से प्रोफेशन में थे और वहाँ से डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आ गए? व्यापार तो कुछ भी हो सकता था, आपने करियर के लिए डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुना? आदिल सर नमस्ते। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आपने पॉडकास्ट पर हमें आमंत्रित किया और आपने बहुत ही स्नेह भाव से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। मैं इसका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। सर, मैं जिस परिवार से आता हूँ वो एक तरह से व्यावसायिक वर्ग है, बनिया परिवार है और मूलतः हम माइग्रेट करके कश्मीर से गए थे तो हमारे खून में ही व्यवसाय था। हम लोग केसर का व्यवसाय करते थे और हमारे आज भी पूर्वज इस तरह का व्यवसाय करते हैं और मैं इस व्यवसाय में संतुष्ट था। लेकिन हमारे पिताजी कहा करते थे कि कोई भी नया व्यवसाय चुनना तो उस व्यवसाय से थोड़ा ऐसा करना कि तुम्हें उससे आज़ादी मिल जाए व्यवसाय से, क्योंकि जो हमारी स्थिति थी गांव में वो बड़ी ख़राब थी, क्योंकि बनियों को बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं देखा जाता था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा नया इनोवेटिव व्यवसाय करूं जिसमें हम अपनी नई फेम को फैला सकूं। लेकिन मैंने देख रहा था कि मैं बिजनेस करने के लिए जो पूंजी लगती है, बड़े व्यवसाय के लिए बड़ी पूंजी, बड़े मुनाफा के लिए बड़ी पूंजी, वो एकत्रित नहीं कर पाता और मुझे पारिवारिक सपोर्ट नहीं था उतना कि मैं कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ कुछ बड़ा कर सकता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग को चुना और यह व्यवसाय जो मैंने चुना वो मेरी अच्छी राय थी। आज मैं उससे संतुष्ट हूँ कि मैं ये कुछ कर पाया। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर आपको रिस्क कम लगा, मतलब पूंजी की इतनी बड़ी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं थी एक बड़ा व्यापार करने के लिए। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। सर, यहाँ मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे। ये जो केसरी टाइटल है आपका, ये कैसे मिला आपको? मैंने सुना है कि कश्मीर से हैं आप लोग। सर, आपने सही कहा। मूलतः हम लोग कश्मीर से हैं। पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है पंपापुर, जहां के लोग अपने को केसरवानी करते हैं और केसरवानियों का जो काम था केसर की खेती करना था और उसका सेफ्रॉन को दूसरों देशों में निर्यात करना था। तो हम जो है फॉरेन में भी अपना धंधा करते थे। लेकिन हमारे पूर्वजों का मैंने इतिहास जब पढ़ा, चूँकि मुझे डिटेल में इतना मालूम नहीं था, लेकिन पूर्वजों का इतिहास पढ़ा तो पता चला कि हम लोग 11वीं शताब्दी में हम लोग माइग्रेट करके इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद से पूरे देश भर में फैल गए और आज फैलकर हम लोग व्यवसाय के रूप में काम कर रहे हैं और सेफ्रॉन की ही नहीं बहुत कुछ धंधों में हम आ गए। ओके, तो मैंने सही सुना कि केसरी टाइटल आप, क्योंकि आपके पूर्वज केसर का व्यापार करते थे, वहां से आपको केसरी टाइटल मिला। सर, हम सब जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद
आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हमें, जैसे हम व्यवसाय अकेले करते थे तो उसमें अकेले मुनाफा आता था, आज हमारे लिए लोग काम कर रहे हैं, तो हमको डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट पता चल गया कि आज किसी भी काम को अगर कई लोग कई तरह से करते हैं, लेकिन अगर इसमें आप काम करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में आप दूसरे का समय भी ले सकते हैं और अपने अंदर एक लीडरशिप का गुण विकसित कर सकते हैं। और वही हुआ मेरे साथ। मैंने बहुत बड़ी टीम बनाई और टीम बनाने का असर हुआ कि बहुत बड़ा व्यवसाय मेरा खड़ा हो गया। आज मैं अपना दुकान भी बंद कर देता हूँ 7-8 दिन, तब भी हमें पेआउट अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में हम फील्ड में रहता हूँ। और इस तरह का हमारा पहले वाला बिजनेस में नहीं था, उसमें बैठना पड़ता था, क्लिनिक खोलना पड़ता था। आज क्लिनिक हम बंद भी करते हैं तो हम लगभग इसमें जो अपने डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। सर, मैं जब क्लिनिक चलाता था तो मेरे सीनियर आए तो उन्होंने कहा कि आप जो दुकान किए हैं उसमें आपको 8 घंटा बैठना पड़ता है। तो मैंने कहा हाँ, बैठना तो पड़ता है। और बैठने के बाद जो आपकी आमदनी होती है, आपके कहीं जाने के बाद आपकी क्लिनिक बंद होती है, उस जगह पर आप डॉक्टर हैं तो कोई बैठेगा तो उतनी बिक्री होगी नहीं। मैंने इसको रियलाइज़ किया। मैंने कहा तब क्या करना होगा सर? तो उन्होंने बताया कि देखो भाई, एक लोगों की टीम बनानी पड़ेगी और अपने डॉक्टर हैं, आपके दोस्त डॉक्टर होंगे तो डॉक्टरों में आप व्यवसाय ले जाओ। और मैंने उस डॉक्टरों के अंदर इस बात को ले गया कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमूल्य हब्स को करता हूँ, अमूल्य हब्स की प्रोडक्ट को चलाता हूँ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपनी दुकान बंद करके भी कर सकता हूँ। तो मैं अपने जो 8 घंटे खुद इस्तेमाल करता था, आज दूसरों का जो घंटा मैं ले रहा हूँ उससे एक ब्रॉड घंटे इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय उनका ले रहा हूँ और उससे बहुत बड़ा बिजनेस जा रहा है। आज मेरे पास कम से कम 30-35 डॉक्टरों का एक दल है जो मेरे साथ काम करता है। तो मुझे लगा कि यह बिजनेस में कुछ दम है और उसी दमदारी की वजह से मैं आज टिका हूँ सर। बिल्कुल ठीक बोला। साथियों, जो केसरी जी ने बात कही कि खुद की क्लिनिक पे 8 घंटे बैठकर जो काम करते थे, आज वो 35 डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। आज 35 लोगों की टीम और उनके 8-8 घंटे भी आज केसरी जी के साथ जुड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से एक टीम का निर्माण हुआ और जिसकी वजह से आज वो एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और अपनी वो ना केवल उन्होंने अपनी पोजीशन को सुदृढ़ किया, बल्कि उन्होंने फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में प्रभावित करी? सर, डायरेक्ट सेलिंग में तो पहले जो इस व्यवसाय को लेकर मैं आया वो आयुर्वेद का बिजनेस था। डायरेक्ट सेलिंग के पीछे एक मोटो भी ये था कि कौन सा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग के पीछे। तो मैं चूँकि डॉक्टर था, आयुर्वेद से रिलेटेड था, आयुर्वेद की पढ़ाई भी किया था, आयुर्वेद को मैं कर रहा था, तो मुझे ये लगा कि आयुर्वेद में इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर अमूल्य हब्स आई है तो मैं इसके साथ था। दूसरी बात, हमें अमूल्य हब्स का मैनेजमेंट अच्छा लगा। हम आपके बारे में कुछ जाने, आपके बारे प्रोफाइल को मैंने देखा, फिर कंपनी के विजन को देखा, फिर कंपनी को देखा, मैंने कंपनी का विजिट भी किया, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। और हमको अच्छा लगते लगते इतना अच्छा लगने लगा कि मैं आज 10 साल से आपके साथ हूँ। और मैंने अपने सीनियर से जानकारी ली और कंपनी के लिटरेचर से जानकारी ली और सर से कई बार मिलने का अवसर मिला। उसमें पता चला कि अमूल्य हब्स जो है यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन कर रही है, तो उसका पीछे ध्येय था कि मैं अपने को एजुकेट करूं और हम जैसे लोगों को एजुकेट करने का काम कंपनी की। आज एजुकेशन के दम पर मैं कंपनी को जान पाया कि अच्छी तरह से कि यह धंधा बहुत दिन तक चलेगा और दूसरे लोगों को हम एजुकेट भी कर पाएंगे। आज उसी का नतीजा है कि हम स्वास्थ्य मित्र ऐसा कोर्स अमूल्य अकादमी के थ्रू लेकर आए हैं। आज अमूल्य अकादमी एक ऐसा काम कर रही है जो अब तक किसी कंपनी ने नहीं किया। मूलतः मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने एक छोटा सा एक कोर्स लाया जो मात्र हाई स्कूल बेसिस पर था, और उसको करने के लिए गांव में बहुत अपार जनसमूह है जिसको मैं ला सकता हूँ। तो इसमें अपॉर्चुनिटी देख रही है। और हायर एजुकेशन में भी कंपनी ने MBA BBA जैसे कोर्स लाए, जिसमें जिसके सपने होते हैं कि मैं करूँ, लेकिन बहुत पैसे लगने की वजह से लोग नहीं कर पाते। आज वो कम पैसे में हम कर रहे हैं, उसके लिए सुन्नी यूनिवर्सिटी हमको सहयोग दे रही है। केसरी जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्वास्थ्य मित्र, बड़ा अट्रैक्टिव शब्द है जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को क्लियर हो कि ये स्वास्थ्य मित्र जो कोर्स की बात कर रहे हो, या स्वास्थ्य मित्र है क्या? अगर ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दे तो मुझे लगता है बहुत से लोगों को फायदा होगा। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा, मैं चूँकि स्वास्थ्य मित्र का पहला स्टूडेंट रहा हूँ और अभी 11वां बैच अभी एडमिशन हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि स्वास्थ्य मित्र अपने घर में अगर छोटे से स्तर पर देखा है तो हाई स्कूल स्तर पर
आप इस चीज़ को छोटी छोटी नॉलेज जो आप ले सकते हैं, उसमें आपके शरीर के बारे में पूरी जानकारी है, दवाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, आपको प्राथमिक उपचार के बारे में दवा मतलब बताया जाता है, आपको एक्चुअल में पूरा आपको सिलेबस नहीं बताया जाता, लेकिन एक्यूप्रेशर के बारे में बताया जाता है, बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, जिससे अपने परिवार को, समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। अवेयरनेस के रूप में, हेल्थ अवेयरनेस के रूप में आप जाने जा सकते हैं। और अगर आपने इसको पैशन बना लिया तो आप एक एजुकेटेड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनकर पैसा भी कमा सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। सर का जो कहना है वो ये है कि स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम के बाद आपको जो बेसिक हेल्थ की नॉलेज है, जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज जो हर एक को चाहिए, वो इसके माध्यम से मिलती है, और जिसकी वजह से आप बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। सर, मैं कुछ और चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। नेटवर्क बिजनेस को लेकर या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके बहुत से लोगों के मन में गलत फहमियाँ हैं। आई एम श्योर आपको भी इन सब से सामना करना पड़ा होगा जब आप फील्ड में जाते हो, लोगों से बात करते हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गलत फहमियाँ क्यों हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं जो एक पार्ट था छूट गया है, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग डॉक्टर हैं तो हमारे साथ कुछ सहयोगी रहते हैं और वो सीख कर चले जाते हैं और हमसे कंपटीशन करते हैं, जो हमारे लिए दुख दर्द का कारण बनता है। लेकिन आज अमूल्य हर्ष को अगर हम अपने कई स्टूडेंट को सिखा दें और वो काम करें, तो एक्चुअली में वो हम उनको स्पॉन्सर किए हैं तो वो करके हमें ही उसका लाभ देते हैं। तो इस तरह मैंने अपने इस छोटे से 2.5 साल की उम्र में जो एकमूल्य अकादमी ने जब शुरू किया, तो अपने 130 लोगों का मैंने एडमिशन कराया, और 130 में कम से कम 50% ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर बन गए हैं और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के रूप में पैसा कमा रहे हैं, अच्छा आय अर्जित कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा संसाधन है, दूसरों को हम रोजगार दे सकते हैं और दूसरों के रोजगार से लाभ भी ले सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। जहाँ तक आपने जो सवाल किया कि निगेटिविटी की बात, देखिए डायरेक्ट सेलिंग को लोग निगेटिव बनाते हैं। अगर मोटिवेशन हमें अपने अंदर है, अगर आप डीमोटिवेट नहीं हैं, आप लीडर हैं, तो किसी को आप डीमोटिवेट नहीं कर सकते हैं और वो डीमोटिवेट रह भी नहीं सकता है। आप उसके पास प्रतिदिन जाइए, उससे टेलीफोनिक बात करिए, उसको हमेशा नई नई बातें बताइए। अगर वो आपकी बात सुनता है तो ठीक है, नहीं तो उसको जाकर उसके घर पर आप उसको टीच करिए, उसको मीटिंग सेमिनार में बुलाइए, मैंने उसके टच में रहिए। अगर आप उसके टच में नहीं रहेंगे तो हम तो सुनते हैं अपने रिश्तों में ही कि अगर कोई रिश्ते बहुत लंबे चलने हैं तो उनके हमेशा कुछ न कुछ कारण से उनको बुलाते रहिए घर पर या उनके घर जाते रहिए। अगर रिश्ते जब खत्म हो सकते हैं तो ये भी रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों का बिजनेस है और लोगों के लिए है। तो मैं जानता हूँ कि सर इसमें हमेशा मिलना जुलना जरूरी है, कोई डिमोटिवेट नहीं होगा। डिमोटिवेशन क्यों, अपना सेल्फ डिमोटिवेट होंगे तभी वो डिमोटिवेट होगा। सर, आप पिछले बहुत सालों से बिजनेस में हैं और एक ही कंपनी में हैं, तो इस बिजनेस में टिके रहना क्यों ज़रूरी है? आपने क्यों नहीं कंपनियां बदली? सर, बहुत अच्छा सवाल है। और हमारे सर अल्ताफ जी कहा करते हैं कि देखो, कंपनी बदलोगे तभी तुम्हें नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा। कंपनी बदलने के बाद भी नेटवर्क बनाना ही है। और दूसरी बात भी, बहुत लोगों के एम्बिशन होता है कि हम अपनी कंपनी खोल लें। ये दोनों लोगों के लिए मैं एक सवाल खड़ा करता हूँ कि अगर आपको बने बनाए चीज से केवल मक्खन निकालना है तो सबसे आसान है, क्योंकि फिर कंपनी बनाओगे 17 प्रकार के आपके हेडक रहेंगे, उन हेडक से दूर रहना और जिंदगी लंबी करना है। तो जिस कंपनी में टिके हो, आराम से टिके रहो, अच्छा करो, क्योंकि उससे एक पहचान बनती है। मैं अभी छोटे लेवल पर हूँ, डायरेक्टर लेवल पर हूँ, लेकिन आज अमूल्य परिवार जो है, पूरे भारत का परिवार मुझे जानता है। मैं चाहता हूं कि सारे लोग जाने, लेकिन अपनी एम्बिशन को बचाने के लिए मैं अमूल्य हर्ष में टिका हूं। और दूसरी बात कि मेरी एज जो है, कोई नासमझ एज वाले मैं नहीं हूं, भाई बचपना नहीं है मेरे अंदर। मैं अब 60 साल 11 नवंबर को हो जाऊंगा, इसलिए अपनी इज्जत को बचाना है और अमूल्य हर्ष में जीवन भर टिका रहना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर का एक बहुत ही सही उदाहरण है कि आप कहीं पर भी काम करिए, नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। जी सर, एकदम। और सर पिछले 10 साल से हैं, तो इसी वजह से एक बड़ा नेटवर्क भी मैनेज कर रहे हैं। वो लोग जो
इधर उधर की बातें करते हैं और इधर उधर शिफ्ट होते हैं, वो वही लोग हैं जो खुद बहुत सक्सेसफुल नहीं है। कंपनियां बदलने से कभी किस्मत नहीं बदलने वाली, किस्मत बदलेगी मेहनत से, किस्मत बदलेगी बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने से। बहुत शानदार सर, थैंक यू वेरी मच, आपने एक बहुत बड़ी सीख दी हमें। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि इस 10 सालों में आपकी टीम में कुछ लोग चले गए, कभी कुछ लोग डीमोटिवेटेड हो गए। अक्सर ये बहुत से लीडर्स के साथ होता है कि टीम डीमोटिवेट हो जाती है, कुछ लोग छोड़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक लीडर को क्या करना चाहिए जब उसको लगे कि टीम डीमोटिवेट हो रही है या लोग उसको छोड़ रहे हैं? देखिए, उनको प्रॉपर ज्ञान देना जरूरी है, क्योंकि डीमोटिवेशन के पीछे कारण होता है कि हम बार बार उनको टच में लाएं, उनको ज्ञान दें कि अमूल्य हर्ब्स का जो ऊपर से जो कुछ आ रहा है नीचे प्रॉपर नहीं जा रहा है, और वो समझ रहे हैं कि हमारी कंपनी उससे अच्छी नहीं है। तो उनको बताना है कि हमारी कंपनी की कंपैरिजन में उनसे अच्छी है, क्योंकि उनको बताना है हमारे पास अमूल्य अकेडमी है, हमारे पास रिसर्च है, हमारे पास कोलैबोरेशन है, हमारे पास इनोवेशन है, हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है, हम एंशिएंट आयुर्वेद में काम करते हैं, हमने वो किया जो किसी ने नहीं किया। तो इस चीज़ को बताना है और कंपैरिजन भी करना है। ऐसी बात नहीं, कंपैरिजन करना कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन उनको बताना है कि भैया मैं टिका हूँ, मुझे नुकसान नहीं है, तो तुम्हें कैसे हो सकता है। हाँ, हो सकता है लालच, कुछ कम ज्ञान उनको डिमोटिवेट करता है, लेकिन उस चीज़ को भी हमें निकालना होगा और उसे बार बार मिलना होगा, जो मैं पहले कह चुका हूँ आपसे। और दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति, कोई बंदा किसी चीज़ से डिमोटिवेट तब होता है जब उससे आप प्यार मोहब्बत करना छोड़ देंगे, आप लठ मार की भाषा करेंगे। तो हमें उससे प्यार मोहब्बत से भी समझानी है और कंपैरिजन भी करना है। बिल्कुल ठीक बोला सर आपने कि हर एक इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए। जी सर। हर एक इंसान को इज्जत चाहिए। अगर हम अपनी टीमों के साथ व्यवहार ठीक रखेंगे और लगातार काम करते रहेंगे। एक बार जब आपसे बात हो रही थी तो आपने एक बड़ी शानदार बात बोली थी कि अगर लीडर एक्टिव है तो टीम ऑटोमेटिकली एक्टिव रहेगी। जी सर। तो आप बहुत अच्छे से अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं सर, और वो आपका दिखता है, वो आपके बिजनेस में दिखता है सर। अगर मैं बात करूं इन पिछले 10 सालों की, कोई ऐसे मोमेंट आए आपकी लाइफ में जब आप खुद डीमोटिवेटेड हुए हों या आपको लगा हो कि कहाँ फंस गया हूँ मैं, और अगर ऐसी स्थिति कभी आपके जीवन में आई तो उससे आप कैसे बाहर आए? सर, एक बार का वाकया मैं बता दूं। हमारी पत्नी ने कहा था कि आपके पैसे कहाँ जाते हैं, चूँकि उस समय मैं छोटे स्तर पर था, तो पैसा जो आता था मैं प्रोडक्ट में लगाता था, और उसमें मेरे पास शॉपी खोलने के लिए पैसे नहीं थे। आज मैंने अपने पूरे सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया है कि मैं बहुत अच्छा मुकाम हासिल है मुझे कि आज मैं पत्नी को पैसे भी दे रहा हूँ। और आपने कहा था कि जब अपना स्टार करिएगा तो परिवार को दिखना चाहिए, क्योंकि डिमोटिवेशन तब आता है जब परिवार बोलता है, समाज तो बाद में बोलेगा। तो आपने कहा था ना कि अपने पत्नी को आपने कुछ बना कर दीजिए, सोने का आभूषण। तो मैंने पिछले साल सर तनिष्क से मैंने अपनी पत्नी को दिया था, एक बड़ा सा उपहार दिया था, कम से कम 1.5 लाख रुपए का। तो मैं अब वादा कर लिया हूँ कि हर बार जो कमाता हूँ उसका करीब 20% हिस्सा मैं पत्नी को देता हूँ, परिवार को देता हूँ, और समाज को तो देता ही देता हूँ। समाज को भला करता हूँ, समाज को देता हूँ, तो परिवार खुश, मैं खुश और मेरा सिस्टम खुश। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आप परिवार को साथ लेकर चल रहे हैं और जो कमा रहे हैं उसकी एक हिस्सा अगर परिवार में देकर चल रहे हैं तो कभी आप डीमोटिवेटेड नहीं होंगे, कभी आप दिक्कत में नहीं आएंगे। बहुत शानदार सर। सर, आप कुछ ऐसा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि जो आपके लाइफ के बड़े इमोशनल मोमेंट रहे या बड़े फनी मोमेंट रहे आपकी लाइफ में? सर, मैं बता दूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं बाहर नहीं निकल पाया और गरीबी बहुत थी। सूट तो मेरी शादी में भी नहीं था। एक सज्जन थे जो मेरे पिताजी को राय दिए कि सूट मत सिलवाइए, सफारी सिलवा लीजिए। सूट मैं जब पहना हूँ ना, मैं बहुत मतलब अपने को इतना आत्म सुख आ रहा है कि मैं सूट अमूल्य में पहन पाया। दूसरी बात कि मैं शहर से बाहर नहीं गया, गाजीपुर से बाहर नहीं गया, बनारस से बाहर नहीं गया, लेकिन आज आपकी कृपा, अमूल्य आपकी कृपा, अपनी टीम की कृपा, जो हमारे मेंटर्स हैं उनकी कृपा से आज मैं भारत के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ लोग सपना सोचते हैं कि मैं हनीमून मनाने जाऊँगा, सारा कश्मीर से लेकर मनाली से लेकर शिमला से लेकर जितने भी हमारी पहाड़ी क्षेत्र में मैंने घूमा, जयपुर भी घूमा हवाई जहाज़ से, और मैं विदेशों की भी यात्रा की, देश विदेश की भी यात्रा की। मैं कम से कम
आपने एक कहा था कि मैं चप्पल वाले, हवाई चप्पल वालों को हवाई की यात्रा कराऊंगा। हवाई चप्पल वाले हम थे, हमने हवाई यात्रा की। आज मैं 15वें बार हवाई यात्रा करके चंडीगढ़ पहुंचा हूं सर। ये आपका ही प्रतिफल है और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। सर, ये आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, और जिस तरह से एक लीडर को कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसका आपने लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो सर। आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारी आने वाले समय में भी देश विदेश में यात्राएं करें। सर, हम लोग बनारस में थे और हमारे सुनील देवगन सर मुझे हमेशा सलाह दिया करते थे कि दिखता है वो बिकता है। किशोरी जी, आपका लेवल बहुत ऊंचा हो रहा है और आप स्टार नहीं रहोगे, डायरेक्टर करना है। तो मैंने संकल्प लिया कि डायरेक्टर करूँगा और डायरेक्टर मैंने कर के दिखाया। अगले साल उन्होंने 4 अगस्त से पहले उन्होंने कहा था गाड़ी लेनी है, 4 व्हीलर लेना ही लेना है। और मुझे समय था 2 दिन का। मैंने संकल्प लिया गाड़ी लूँगा। अल्ताफ सर मेरे साथ थे, अपनी गाड़ी में बिठाए थे। 1 दिन में मैंने गाड़ी तय की दिमाग में और गाड़ी अगले दिन ले ली। और मैं गाड़ी क्यों लेता, मेरे एक रिश्तेदार थे, वो बहुत हमारे क्लोज रिश्तेदार थे। उन्होंने कहा था 10 साल 15 साल पहले जब मेरे यहाँ कार लेकर आई थी मारुति 800, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पूरे रिश्तेदार में जानकारी में पता कर लेना, किसी के पास गाड़ी नहीं है और मैं ही 4 व्हीलर से तुम्हारे घर आता हूँ। तो हमने कहा हाँ यार सही बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने संकल्प लिया था मैं गाड़ी बैठूंगा। मुझे गाड़ी चलाने नहीं अभी आता है, लेकिन मैं ड्राइवर की भूमिका में नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इतने ड्राइवर हैं हमारे साथी कि हमको गाड़ी चलाने की कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने गाड़ी खरीदा, आज उनके घर जाता हूँ, उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया उनका, लेकिन मेरे पास गाड़ी है। तो मैं इसका गर्व नहीं करता, लेकिन एहसास कराता हूँ कि मैं जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि दूसरों को दिखाना जरूरी था। बहुत शानदार सर। आपने एक वर्ड बोला था, जो दिखता है वो बिकता है, वो बिकता है। तो एक लीडर को अपनी पोजीशन को मेंटेन भी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। तो आपके लाइफ में आप आज बड़ी टीम है, अच्छा व्यापार है, बहुत से डॉक्टर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप अपने व्हीकल पे चलते हैं, लेकिन इसके बाद अब आगे का लक्ष्य क्या है आपके सामने? सर, एक बात छूट गई थी बीच में, लक्ष्य से पहले। मेरे पारिवारिक हिस्ट्री में एक पार्ट और है। मेरे 2 बच्चे हैं। एक तो नाइपर में काम करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल या क्या बोलते हैं उसको, नाइपर, और वो 7 है पूरे देश में। और एक लड़का हमारा होम्योपैथिक रिसर्च में काम करता है। दोनों बेटे संविदा पर हैं, लेकिन वो अपनी माँ से कहते हैं कि हम दोनों की तनख्वाह के बराबर पापा अकेले कमाते हैं। मेरी बेटी डी फार्मा है, MSc है, वो अपनी दवा की दुकान संभालती है, एलोपैथिक दवा की दुकान। उनके जो पति हैं, मेरे दामाद हैं, वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे चौथे स्तंभ के रूप में खड़े हैं। तो हमने पूरे परिवार को समेटा है इसमें और उनको एहसास करा दिया है मार्केटिंग में जो मजा है वो कहीं नहीं है। तो आज भी मेरे दामाद भी मुझे छोड़ने आए थे स्टेशन पर, तो मैंने परिवार को भी एहसास दिलाया। और सर, जो दूसरा सवाल आपने कहा अभी कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य है कि मैं अंतिम मंजिल तक जाऊं। जो आपकी जितनी भी बड़ी मंजिल बनेगी उतना तक जाना है, क्योंकि मैंने इरादा कर लिया कि जिस दिन से चला हूँ मेरी नज़र उस मंजिल पर है। आँख नहीं देखती मेरे मिल के पत्थर को। तो मैं सर आपसे यही चाहूँगा कि आपका स्नेह बना रहे और मैं इतना मोटिवेटेड रहूँ आपसे कि मैं अंतिम पड़ाव को पार करूं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का बस एकमात्र लक्ष्य अमूल्य हर्ष, और अमूल्य हर्ष को करते हुए मुझे मरना है और दूसरे को जिलाना है। क्योंकि लीडर मरने के लिए पैदा होता है लोग कहते हैं, लेकिन मेरे अंतिम यात्रा तक अमूल्य हर्ष मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल ठीक है सर। अभी आपको बहुत लंबा जीना है और बहुत से लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी करना है, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन से आए थे वो ऑलरेडी मेडिकल प्रोफेशन था, जहां पर पहले भी लोगों की सहायता करते थे, लेकिन अब आप लोगों की जीविका कमाने में भी सहायता कर रहे हैं सर। तो इसके लिए, आपकी शानदार यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। और उम्मीद करता हूं कि ऐसा स्नेह और प्यार आपका मिलता रहेगा हमें भी और टीम को भी। आपका नॉलेज, आपका ज्ञान जो मेडिकल प्रोफेशन में है, जिसकी वजह से बहुत से मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर्स भी आपके साथ काम कर रहे हैं, इसका लाभ पूरी टीम को मिलता रहेगा सर, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समय निकालकर गाज़ीपुर से यहाँ आए और आज आपने बहुत सी बातें हमारे दर्शकों को के बीच में रखी। मुझे उम्मीद है कि आपके कहे हुए शब्द
और आपका जो लाइफ का अनुभव है उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत और काम करने का तरीका बनकर सामने आएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप जब हम बुलाएंगे आते रहेंगे सर, और कई ऐसे और एपिसोड हम आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सर बहुत नमस्ते धन्यवाद आपको कि आपने मुझे बुलाया, मैं इसका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। और साथियों आप अगर इसी तरह के अनुभव सुनना चाहते हैं और प्रेरणा लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर रील के हीरो नहीं, लाइफ के रियल हीरो आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।